स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ आज की खबर में मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने मुक्त और खुले भारत प्रशांत क्षेत्र को समर्थन देने की दोहराई प्रतिबद्धता। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक। समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद समेत कई और मुद्दों पर चर्चा। भारत के पर्यटन क्षेत्र में विशाल संभावनाएं। पर्यटन पर बजट बाद वेबिनार में बोले प्रधानमंत्री। कहा, लीक से हटकर सोच, दीर्घकालिक दृष्टिकोण से पर्यटन को दी जा सकती है नई ऊंचाइयां। रायसीना डायलॉग का दूसरा दिन। अमेरिका और रूस के विदेश मंत्री हुए शामिल। रूस यूक्रेन युद्ध पर खुलकर सर्गेई लावरोव ने रखी बात। नाटो और अमेरिका पर साधा निशाना। मेघालय में एनपीपी प्रमुख कोनराड के संगमा ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा किया पेश। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। नागालैंड में एनडीपीपी की कोहिमा में बैठक। और इंदौर टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम की जीत। टीम इंडिया को 9 विकेट से दी मात। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। महिला डब्ल्यूपीएल मुकाबला कल से शुरू। और अब खबरें विस्तार से। क्वाड सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने मुक्त और खुले भारत प्रशांत क्षेत्र, जो कि समावेशी और लचीला है, उसे समर्थन देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त बयान में नेताओं ने स्वतंत्रता, कानून के शासन, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और भारत प्रशांत क्षेत्र की समृद्धि के सिद्धांतों को समर्थन देने की बात दोहराई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग शामिल हुए। वक्तव्य में कहा गया है कि क्वाड क्षेत्रीय और वैश्विक बेहतरी के लिए एक शक्ति के रूप में काम करेगा और भारत प्रशांत क्षेत्र की प्राथमिकताओं से अपनी सकारात्मक और रचनात्मक कार्यसूची के माध्यम से मार्गदर्शन हासिल करेगा। नेताओं ने स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा अंतरण, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद रोधी जैसे सामयिक चुनौतियों पर व्यावहारिक सहयोग के माध्यम से क्षेत्र के समर्थन की बात दोहराई। यूक्रेन रूस युद्ध पर कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप यूक्रेन में व्यापक, उचित और स्थायी शांति की आवश्यकता है। नेताओं ने कहा कि क्वाड के सदस्य देश कोरिया प्रायद्वीप के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है। नेताओं ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी स्वरूप और आकार की निंदा की। उन्होंने आतंकवाद की प्रॉक्सी के इस्तेमाल की निंदा की और आतंकी संगठनों के लिए किसी प्रकार के लॉजिस्टिक, वित्तीय और सैन्य समर्थन से इनकार करने के महत्व पर जोर दिया। The interest in the Quad, the enthusiasm for it, the willingness to work with it are growing. But at the end of the day, the Quad is the Quad. The Beatles didn't take, they did keep Pete Best out. Correct. The serious point is that when we look at what can we do, and I'm again using maritime security as the easiest example, that there was a time, after 2004, when we all worked together, we understood the value of what today we call the LEMOA. That, the moment we get logistics, access to each other, that somewhere our ability to operate actually multiplies. And in the initial years, it was difficult. So when we talk about a changing world, among the changes is we ourselves have changed. Our attitude towards the world has changed. Our understanding and comfort levels with each other has also changed. और इस पर अधिक जानकारी के लिए रुख करते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश सुमन का। अखिलेश, G20 के बाद अब क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक भारत के लिए कितनी अहम और क्या कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज इस बैठक के?
निश्चित तौर पे G20 और उसके बाद क्वाड और साथ में रायसीना डायलॉग, यह कह सकते हैं कि भारत की एक रणनीति का हिस्सा है जिसमें कि भारत दुनिया में एक सकारात्मक तरीके से हस्तक्षेप करना चाहता है। और आज की जो क्वाड की बैठक हुई उसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात हुई कि क्वाड में तय किया गया कि एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा काउंटर टेररिज्म के लिए। तो देखिए, दुनिया में सभी लोगों को आतंकवाद से चिंता है और अब जब अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और जापान सब मिलकर भारत के साथ आकर भारत की जो सबसे बड़ी चिंता है टेररिज्म का, उसके साथ अगर आए हैं तो कह सकते हैं कि क्वाड बिल्कुल ही सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और एक दूसरी सफलता यह भी कह सकते हैं कि क्वाड के कारण जिस तरीके से रूस यूक्रेन युद्ध 1 साल से ज़्यादा समय से जारी है और ऐसे में भारत ने एक ऐसी रणनीति बनाई है जिसमें कि जो हमारे यहाँ एनर्जी क्राइसिस नहीं हो, तेल की कमी नहीं हो, और इसमें अगर क्वाड के साथ हमारी दोस्ती नहीं होती, क्वाड सदस्य के साथ हम लगातार विचार नहीं करते, तो हो सकता था हमें ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। लेकिन हम रूस के साथ भी अच्छे संबंध हैं और रूस से जो हम एनर्जी ले रहे हैं, फ्यूल ले रहे हैं, वह भी जारी है। और उसके अलावा हम जो क्वाड के माध्यम से जो भारत हिंद प्रशांत में जो भारत की रणनीति है कि वो किसी भी एक देश की आक्रामकता नहीं हो, वो उस पर भी हमारी रणनीति जारी है। उसके अलावा क्वाड के माध्यम से हम यह भी कर पा रहे हैं कि जो दुनिया भर में हमारे जो टैलेंट हैं, हमारे टैलेंट का रिकॉग्निशन मिल रहा है। भारत एक नए ध्रुव के रूप में दुनिया में उभर रहा है और उसके साथ साथ एक ऐसी स्थिति बन रही है कि भारत दुनिया के मामलों में हस्तक्षेप करने की स्थिति में आ रहा है। वो हस्तक्षेप सकारात्मक हस्तक्षेप शांति के लिए, विकास के लिए और ख़ास करके जो गरीब और पिछड़े देश हैं उनके साथ लेकर दुनिया में जो अमीर देश हैं उन देशों को, गरीब देशों के जो मांगे हैं, गरीब देशों की चिंताएं हैं, उन चिंताओं को एड्रेस करने के लिए। तो इस मामले में कह सकते हैं कि भारत की कोशिश हमेशा रही और जो क्वाड की आज सुबह बैठक हुई उस बैठक में भी ये बात साफ साफ झलकी। 18 सूत्री क्वाड का एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया और उस जॉइंट स्टेटमेंट पे आप देखेंगे कि हिंद प्रशांत में जो मुक्त हिंद प्रशांत की जो बात है वह तो है ही, उसके अलावा टेररिज्म के अलावा जो पूरे जो डिजास्टर मैनेजमेंट की बात है, उसके अलावा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की बात है, वो सारी बातें उसमें सम्मिलित है। तो कह सकते हैं कि क्वाड के माध्यम से भारत एक ऐसी स्थिति में अपने आप को पेश कर रहा है जिसमें कि वो पश्चिमी देशों और जो गरीब देश हैं, जो ग्लोबल साउथ जिसे कहते हैं, उसके बीच में एक ब्रिज बन सकता है। और जिस तरीके से विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ साफ कहा कि यह किसी देश के खिलाफ नहीं है, यह कुछ कारणों से बनाया गया है और कुछ उद्देश्यों को लेकर बनाया गया है, किसी उद्देश्य के खिलाफ, किसी के खिलाफ नहीं है। तो कह सकते हैं कि एक सकारात्मक एजेंडा के साथ भारत क्वाड के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें कि सुरक्षा का मामला तो है ही, लेकिन उसके अलावा सबसे ज़्यादा विकास का मामला है, टेक्नोलॉजी का मामला है, इनोवेशन का मामला है। लेकिन किसी भी तरीके से यह मिलिट्री अलायंस नहीं है, इसे भी साफ साफ बार बार किया जाता रहा है। जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन आज अमेरिका और रूस के विदेश मंत्री शामिल हुए। इस मौके पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि हम कभी भी एक दूसरे देश को किसी अन्य देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करते। रूस हमेशा देशों को साथ में लाने की बात करता रहा है। उन्होंने कहा कि हर कोई पूछ रहा है कि रूस कब बातचीत के लिए तैयार है। राष्ट्रपति जेलेंस्की से कोई बात नहीं पूछता कि वह कब बातचीत करने जा रहे हैं। If you believe that the United States has the right to declare a threat to its national interest any place on earth, like they did in Yugoslavia, in Iraq, in Libya, in Syria, 10,000 miles across the Atlantic Ocean, and they have the right to do so, and you don't ask them any questions, and Russia, not just overnight, like they did in Iraq and elsewhere, but for more than 10 years, warning them, guys, you are doing something which is going to be very bad. But I think the question has been asked. One second. Not across the ocean, but just on our borders, on the territories where the Russians lived for centuries and centuries and centuries. So, if it is not a double standard, then I am not a minister, you know. The Quad is trying to bring together not only governments, but academia and other experts to look at where we might collaborate together on new technology, on innovation, and whether that has benefits in other areas remains to be seen. But clearly,
our four countries in particular are very well placed to increase in a variety of ways our collaboration on emerging technology and on innovation, and that's something that we'll also do through the Quad. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में कई देशों के अपने समकक्षों से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र अल्बुसैदी और फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने द्विपक्षीय बैठक की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रायसीना संवाद के दौरान स्वीडन के विदेश मंत्री टोबियास बिलस्ट्रॉम के साथ द्विपक्षीय बैठक की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मिस्र के विदेश मंत्री समेह शुक्री से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में दूर दराज के इलाकों के गांवों के भी अब पर्यटन के नक्शे पर आ जाने का जिक्र करते हुए कहा कि लीक से हटकर सोच और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। इस दौरान पर्यटन का मिशन मोड में विकास विषय पर आयोजित बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पर्यटन स्थलों पर बहुभाषी सूचना बोर्ड लगाने की जरूरत रेखांकित की। इसके अलावा उन्होंने ऐसे ऐप विकसित करने पर जोर दिया जिनमें देश की विभिन्न भाषाओं में सूचना दी गई हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि धार्मिक स्थलों की वजह से पर्यटन क्षेत्र में भारी उछाल आया है और पिछले साल 7 करोड़ लोग काशी विश्वनाथ मंदिर गए हैं। विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा का निर्धारण। भारत में हमें टूरिज्म सेक्टर को नई ऊंचाई देने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलना होगा। जब भी कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विकसित करने की बात आती है तो कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसे उस स्थान का पोटेंशियल क्या है, ईज ऑफ ट्रैवल के लिए वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर नीड क्या है, उसे कैसा पूरा करेंगे। इस पूरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रमोशन के लिए हम और क्या क्या नए तरीके अपना सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब आपको भविष्य का रोड मैप बनाने में बहुत मदद करेगा। नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी प्रमुख कोनराड के संगमा ने मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात कर राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया है। राज्य के निर्वर्तमान मुख्यमंत्री संगमा ने दावा किया है कि 60 सदस्यीय विधानसभा में 32 से अधिक विधायकों के समर्थन के साथ उनके पास स्पष्ट बहुमत है। हालांकि उन्होंने सहयोगी दलों के बारे में कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। मेघालय में 27 फरवरी को विधानसभा की 59 सीटों पर मतदान हुआ था, जिनमें एनपीपी 26 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। एनपीपी के सहयोगी दल यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी ने 11 सीट पर जीत हासिल की है। The governor to invite the National People's Party, being the single largest party, to form the government. And as I said, we have already got support from different political parties, and that we will let you know. How many MLAs? I'll let you know. So, as I said, those details we cannot give it right now. We don't want to give all the details right now. But just want to tell you that we have sufficient numbers. What will be the name of the coalition? We'll sit down. We'll sit down and discuss. Well, we have to sit with the partners. Today we just had a meeting only with our NPP mainly, and of course our independent from Bakmara is also here already. वहीं नागालैंड में एनडीपीपी विधायक दल की आज कोहिमा में बैठक हुई। पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो टीआर जलियांग समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सत्तारूढ़ एनडीपीपी और भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में जीत के साथ सत्ता बरकरार रखी है। दोनों दलों ने 37 सीट जीतकर 60 सदस्यीय नागालैंड विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया है। त्रिपुरा के निर्वर्तमान मुख्यमंत्री माणिक साहा ने आज राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने अभी अगली सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है। सत्तारूढ़ बीजेपी ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में 32 सीट और उसके सहयोगी इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने 1 सीट पर जीत दर्ज कर पूर्वोत्तर राज्य में लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की है। माणिक साहा ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। नई सरकार का शपथ ग्रहण 8 मार्च को हो सकता है। बीजेपी ने कहा
कि मुख्यमंत्री का नाम विधायक दल की बैठक में तय किया जाएगा, जिसकी तिथि अभी तक तय नहीं की गई है। और अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया। 15 सत्र में भारत और विदेश के विशेषज्ञों द्वारा 115 प्रस्तुतियां होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया के बोला अहमद टिनुबू को राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर बधाई दी है और कहा है कि वह उनके नेतृत्व में भारत नाइजीरिया संबंधों को और मजबूत करने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने इजरायली समकक्ष मेजर जनरल योआव गैलेंट से बातचीत की। उन्होंने सैन्य उपकरणों के सह निर्माण से संबंधित प्रमुख परियोजनाओं पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आईबीएसए अध्यक्ष ब्राजील को आईबीएसए हैंडओवर रिपोर्ट 2023 सौंपी। उन्होंने कहा कि हमारी आईबीएसए साझेदारी ग्लोबल साउथ की चिंताओं के लिए काम करना जारी रखेगी। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज लातविया के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान कई अहम मसलों पर चर्चा की गई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत 17 मार्च तक बढ़ा दी है। इस मामले में असम पुलिस ने खेड़ा को गिरफ्तार किया था। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आवश्यक मरम्मत और रखरखाव कार्य करने की अनुमति देने के लिए 270 किलोमीटर लंबे जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। कंबोडिया की एक अदालत ने भंग हो चुकी कंबोडिया नेशनल रेस्क्यू पार्टी के नेता केम सोखा को राजद्रोह का दोषी करार देते हुए 27 वर्ष की नजरबंदी की सजा सुनाई है। मिस्र ने गीजा पिरामिड के अंदर मिले एक लंबे गलियारे का अनावरण किया है। पिरामिड के उत्तरी हिस्से में ये गलियारा मिला है। लगभग 30 फुट लंबा और 6 फुट चौड़ा ये गलियारा प्रसिद्ध पिरामिड के मुख्य द्वार के ऊपर स्थित है। टोक्यो ओलंपिक चैंपियन रही बेल्जियम के सहायक कोच रहे दक्षिण अफ्रीका के क्रेग फुलटन भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच होंगे। हॉकी इंडिया ने 10 मार्च से FIH हॉकी प्रो लीग के घरेलू मैचों से पहले ये घोषणा की है। और आज की खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए संसद टीवी के साथ। We will discuss Chancellor Scholz's first visit to India in his current role. With COVID, the economic crisis, now the war in Ukraine, and the growing Chinese footprint in the Indo-Pacific. All of it has forced Germany and India also to revisit their strategic partnership. High-powered business delegation that came was quite an important step. There are these big German champions and middle and small-scale companies now are getting cautious and are looking to either move out of China or look at a China plus one model. So there, India for them is very attractive. क्या आप किसी कानूनी समस्या से घिरे हैं? नहीं पता क्या करें? क्या कहता है कानून? क्या हैं आपके अधिकार? समझिए कानून की बारीकियों को कानून की पाठशाला में, सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में आज बीजेपी की विजय संकल्प रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि ये यात्रा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के सुशासन और पारदर्शिता के संदेश को फैलाएगा। झारखंड सरकार ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है।
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि बजट गरीबों, शोषित लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा और पूरे राज्य में बहुमुखी विकास करेगा। पंजाब विधानसभा में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के अभिभाषण के दौरान सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और विपक्षी कांग्रेस के बीच गतिरोध देखने को मिला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राजभवन में आयोजित वसंतोत्सव 2023 के उद्घाटन में भाग लिया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि राज्य सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि सभी विभाग 2050 तक अक्षय ऊर्जा का 100% उपयोग करने लगेंगे। कर्नाटक में बीजेपी विधायक मदाल विरूपक्षप्पा ने बेटे प्रशांत कुमार के एक ठेकेदार से 40 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के एक दिन बाद लोकायुक्त पुलिस ने विधायक पुत्र के घर से 6 करोड़ रुपए नकद बरामद किए हैं। एनआईए ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर क्षेत्र में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी बासित रेशी की संपत्ति कुर्क की है। भारत में निर्मित कफ सिरप पीने से उज्बेकिस्तान में कथित रूप से 18 बच्चों की मौत के मामले में दवा के नमूनों के मानकों पर खरा नहीं उतरने के बाद केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि कंपनी का मालिक फरार है। और अब समाचार खेल के मैदान से। इंदौर में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 विकेट से शिकस्त देकर 4 मैचों की श्रृंखला में वापसी की है और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। बॉर्डर गावस्कर सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच 3 दिन में ही खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए मिले 76 रनों के लक्ष्य को 1 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। इस जीत के बाद भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-2 से पीछे है। ट्रेविस हेड के नाबाद 49 और मानर्स लाबुशेन के नाबाद 28 ने ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला दी। मैच में भारत अपनी 2 पारियों में केवल 109 और 163 रन ही बना सका। भारत में खेले जाने वाले विमेन्स प्रीमियर लीग के पहले सीजन की शुरुआत कल से हो रही है। टूर्नामेंट में 5 टीमें भाग ले रही हैं। पहला मैच कल गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाना है। इस मैच से पहले रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। पहले सीजन में भाग ले रही सभी टीमें प्रत्येक टीम के साथ 2-2 लीग मैच खेलेंगी। पूरा सीजन मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम और नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। फाइनल मैच 26 मार्च 2023 को मुंबई के ही ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। रंगभरी एकादशी के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में भक्तों ने होली खेली। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।